नमस्ते किसान भाइयों, ऑर्गेनिक किसान यूट्यूब में आपका स्वागत, मोस्ट वेलकम। आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो गेहूं की फसल के बारे में बताने जा रहा हूं और गेहूं की फसल की हम उपज ज्यादा से ज्यादा कैसे ले सकते हैं, उसके लिए आज कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर के द्वारा डॉक्टर आशीर्वाद जी, डॉक्टर जितेंद्र जी, डॉक्टर लालाराम जी आए हुए हैं, जो हमें हरसावा में नेरा फार्म हाउस के ऊपर गेहूं की फसल के बारे में फार्म स्कूल के अंदर आपको बताने जा रहे हैं। उसके अंदर आप गेहूं की फसल और अदर और भी चना जो भी फसलें हैं उनकी उपज ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए आपको सह विस्तार से बताएंगे। और जो ये आज फार्म स्कूल का आयोजन किया जा रहा है, ये सौजन्य से उप निर्देशक कृषि पद्धति परियोजना निर्देशक आत्मा सिक्कर के द्वारा किया जाता है। जहां आत्मा का नाम आता है, आत्मा का नाम आते ही ये एहसास या महसूस होने लग रहा है कि पुराने जमाने में बुढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जहां पे आत्मा का निवास है वहां पे परमात्मा का है, और आत्मा और परमात्मा दोनों का एक साथ निवास होता है। तो गेहूं की फसल क्या, कोई भी फसल क्या, हर में उपज 5 गुना अधिक होना स्वाभाविक ही है। तो इसके अंदर अब आपको डॉक्टर आशीर्वाद जी आगे आपको समझाएंगे कि गेहूं की फसल की हम उपज ज्यादा से ज्यादा कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में वीडियो जो बनने जा रही है ये थोड़ी बहुत ज्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन इसको ध्यान से अंत तक पूरी सुने ताकि आप गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा उपज ले सकते हैं, और जितनी आप उपज लेते हैं उसे 5 गुना अधिक उपज आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो फर्स्ट से लास्ट तक देखें। अब आगे आपको डॉक्टर साहब बताएंगे। गांव हरसावा में आयोजित की जा रही, जिसको गेहूं फसल पर ही है पर्टिकुलर, यानी कि इस जो फार्म स्कूल का मतलब क्या है, स्कूल का मतलब अपन सब जानते हैं, स्कूल का मतलब पढ़ना वाला, यानी कि बच्चों की पढ़ाई। तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई ना होगी, किसानों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल चलेगी, जिसमें गेहूं फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक 6 प्रशिक्षण आयोजित किए जाने हैं। और उन 6 प्रशिक्षणों में आपके गांव के 25 किसान भाग लेंगे सभी, यानी कि पहले प्रशिक्षण में आने वाले किसान लास्ट के 6वें प्रशिक्षण तक वही किसान भागीदारी निभाएंगे, तभी उस प्रशिक्षण का पूरा फायदा मिल पाएगा। क्यों मिल पाएगा कि प्रथम प्रशिक्षण जो होता है उसमें फसल बुआई से पूर्व के बारे में जानकारी, या फसल बीज कौन सी किस्म का लाना है, बीजोपचार क्या करना है, वो सारी जानकारी पहले प्रशिक्षण में। दूसरे प्रशिक्षण में यानी कि बीज बोने के समय या कोई कितना खाद या उर्वरक देना है उसके बारे में जानकारी होना, ठीक है ना। तीसरा ये होता है कि कौन कौन सी अवस्थाओं पे गेहूं की फसल को पानी की आवश्यकता है, यानी क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई प्रबंधन हुआ, खड़ी फसल में खरपतवार प्रबंधन हुआ, इस तरीके के। और लास्ट के जो चौथे या 5वां प्रशिक्षण है वो गेहूं की फसल में लगने वाले कोई रोग है, कोई कीट है, या उनकी फसल कटाई के समय, ठीक है ना, अच्छी तरीके से किस तरीके से उनका भंडारण किया जा सकता है। इस तरीके से अलग अलग विषयों पर अलग अलग समय पर 6 प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाना इस प्रशिक्षण का मेन उद्देश्य, समझिए। यानी कि किसान को फसल बोने से लेकर के कटाई तक पूरी तकनीकी जानकारियां अलग अलग अवस्थाओं पे अलग अलग समय पे दी जाए, इसका मेन उद्देश्य ये है। लेकिन कुछ कमियां, कुछ अपने समय का प्रभाव कह दो, कुछ लेट अपना अलॉटमेंट कह दो, उनके कारण से हो सकता है कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन अपन कोशिश करें कि हर प्रशिक्षण में अपन पूरी जानकारियां लेते रहें। जैसा अपना वर्तमान समय लगभग है, तो गेहूं का कितने टाइम का हो गया फसल, अपने 1 महीने के लगभग हो चुकी है मान के चलो, ठीक है ना। तो अब अपना जैसे कि पहला पानी लग रहा है, ठीक है ना, उस समय अपने को क्या क्या ध्यान देना है, आने वाले 1 महीने में या 20 दिन के अंदर क्या क्या अपने को समस्याएं आ सकती है गेहूं की, है ना, उनके लिए अपने को क्या क्या प्रबंधन करना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारे साथी वैज्ञानिक हमारे बीच हैं, आप हैं डॉक्टर लालाराम जी जो बाग सस्य वैज्ञानिक हैं, आप हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी जो पौध रोग वैधि विज्ञान के वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। तो हम जो तीनों वैज्ञानिक हमें डॉक्टर बनवाला राशि और प्रसार वैज्ञानिक है, तो ये 3 जो वैज्ञानिक है इनका सबका मकसद है कि हर सब विषय पे आपको अलग अलग तकनीकी जानकारी मिले। जैसे डॉक्टर साहब एग्रोनॉमी कहते हैं, इनका क्या रहेगा कि आपने जो गेहूं की किस्में बो रहे हो, भाई अपन ज्यादातर किसान 1482, 30 स्वतंत्र, ये 2-3 नाम तो जानते हैं, लेकिन इनसे हटके नई कम से कम 10-12 गेहूं की किस्में हैं जो बहुत अच्छी पॉपुलर है, जो अच्छी फुटान ज्यादा देती है, बाड़ी किनकी अच्छी है, कईयों की रोटी अच्छी होती है, कईयों का कुछ सूजी या मैदा, कई चीजें कारण होते हैं, उनका अलग अलग उद्देश्य से गेहूं की अलग अलग किस्में हैं। कुछ अपन समय पे बुआई करते हैं, उसलिए कौन सी किस्म है,
कुछ लेट बोने के लिए कौन सी किस्म अच्छी है, तो उनके वैज्ञानिक डॉक्टर साहब तो आपको ये बताएंगे। साथ में कितना अपने को प्रबंधन के लिए उर्वरक है, डीएपी है या गोबर की खाद, उनका किस तरीके से अच्छा प्रबंधन करें ताकि आपकी पैदावार बढ़े, ठीक है ना। इसी तरीके से डॉक्टर साहब जितेंद्र जी हैं, वो आपको जैसे भाई गेहूं में अपने कौन सा रोग लग रहा है, कौन सा कीट नुकसान कर रहा है, कौन सी अवस्था में नुकसान करता है ना, किस प्रकार की बीमारी या किस प्रकार का कीट है वो अपनी फसल में नहीं है, उसके लिए पहले से क्या ऐसी योजना बनाई कि वो खेत में ही नहीं आए, समझ गए। तो इन सब चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखेंगे और अच्छा अगर प्रबंधन करेंगे तो मैं मानता हूं कि अपनी गेहूं की पैदावार अच्छी हो सकती है। क्योंकि जहां एक साधारण अगर अपने बात करें हल्के खेतों में गेहूं लगभग कितना होता है 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर, लास्ट इतना होता है 3 साढ़े 3 कुंटल या 4 कुंटल लास्ट। अगर जिसका किसी का खेत अच्छा है, थोड़ी डेयरी की ज़मीन है, ऑर्गेनिक खाद वगैरह गोबर की खाद वगैरह अच्छी यूज़ कर रहा है, डीएपी 10-12 किलो डाल रहा है, समय पे पानी का इनका खरपतवारों का निराई गुडाई कर लेता है, वो किसान अगर देखते हैं तो वहाँ 5 कुंटल अपना बीघे का गेहूँ हो सकता है। ये है ना लास्ट, इससे ज़्यादा तो शायद नहीं होता है। लेकिन वही गेहूँ कई जगह आपकी किस्म का गेहूँ आप नीम का थाना में लगा दो, वही गेहूँ आप गंगानगर में लगा दो तो 5.5-6 कुंटल तक भी पैदावार दे सकता है। तो वो पैदावार कहाँ से बढ़ी? अकेले बीज के कारण से थोड़ी बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं प्रबंधन के कारण से बढ़ी। योजना जो किसान ने अच्छी तकनीकी अपनाए उसके कारण से पैदावार बढ़ी है। भाई किसी किसान ने बीज उपचार किया होगा तब उसका मतलब फसल कट के खेत में पौधों की संख्या कम नहीं हुई, तब उसकी पैदावार अच्छी, या समय रहते कोई उसका कोई पानी का था, कौन से समय पे पानी की मेन आवश्यकता थी उस समय उसने पानी दिया, दाना पूरा पका वाला पूरा भरा वाला हुआ, समझ गए। तो इन सब चीज़ों का अपने को अगर ध्यान रखेंगे तो ही अपने एक अच्छी पैदावार मिल सकती है। तो इन प्रशिक्षणों का मकसद ये होता है भाई किसान को बार बार जागृत करना, अपडेट करना, उनके ज्ञान में वृद्धि करना, ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो मैं डॉक्टर लालाराम जी से निवेदन करूंगा कि हमारे किसान भाइयों को गेहूं के बारे में जो कौन कौन सी अपने क्षेत्र के लिए अच्छी किस्में हैं, साथ ही किस्मों का अपन समझ आए, लेकिन अपने आगामी जब वर्ष में जब बोएं तो उसमें कम से कम गलती ना करें, ठीक है ना। दूसरा कौन कौन से ऐसी तकनीकियां हैं जिनको और अपना कर अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आगे। सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। परम आदरणीय हमारे प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर बनवारी लाल जी और संरक्षण के डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी और किसान भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे गेहूं पे फार्म स्कूल है और गेहूं पे ही अपने 5 से प्रशिक्षण देने हैं। लेकिन अपना गेहूं तक सीमित नहीं रहेंगे, सभी अपने खेती से संबंधित सारी चीज़ें हैं, उसी पे प्रशिक्षण तो सारा उसी पे होता है। क्योंकि आप में किसी के गाय भी है, किसी के भैंस भी है, बकरी भी है ना, तो उस पर भी बात करें, या और कोई फसल है, चारे वाली फसल है या चना है ना, उस पर भी अपन बात करें। तो सभी तरीके की वो सभी पे अपना प्रशिक्षण देंगे। ये समय से समय रहते हैं, उस समय पे वो चीज़ बताई जाए तो वो ज़्यादा काम की है आपके। ये इसी वजह से ये फार्म स्कूल का मेन उद्देश्य यही है कि आपको फसल की अलग अलग अवस्थाओं पे, भाई अब अपने बिजाई कर दी 30 दिन की 35 दिन की फसल हो गई, अब क्या करना चाहिए अपन को? पहला पानी देना चाहिए, निराई गुडाई करनी चाहिए, यूरिया का छिड़काव करना चाहिए, है ना। इस टाइम में कई के तो अपने दीमक भी आ जाती है ना, तो दीमक के उपचार के लिए अपने क्या करें? तो ये चीज़ें अपने इस अवस्था पे आने वाली, तो वो सावधानी अपने को समय रहते पहले ही पता लग जाए तो अपनी फसल का नुकसान नहीं होगा। तो मेन उद्देश्य अपनी इस प्रशिक्षण का ये है कि अलग अलग अपनी अवस्थाओं पे वहीं किसान को जाके और उसकी समस्या का हल करें और वो उस चीज़ के बारे में वहीं बताएं, तो अपनी फसल का उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। क्योंकि कोई चीज़ है, कोई रोग बीमारी आ गई है और उसका आते ही तुरंत अपन ने समाधान कर दिया तो अपनी फसल में वो नुकसान कम से कम होगा। नहीं तो अपने क्या करते हैं, किसान की आदत क्या होती है कि रोग आ रहा है तो भाई कल दवा लाएंगे, परसों लाएंगे, कोई डॉक्टर साहब से पूछेंगे, है ना। ऐसे 2-4 दिन 5 दिन तो निकाल देते हैं और बाजार से लेके आने के बाद भी 3 दिन अपने यहाँ घर पे रख देते हैं लाके, है ना। टाइम नहीं मिला, अभी 2 दिन बाद में छिड़केंगे, हाँ, डोल की व्यवस्था नहीं हो रही है ना, तो अपने 2-4-5 दिन 10 दिन तो ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन आप
अपन ये आकलन नहीं करते कि 10 दिन में कितना नुकसान हो गया है भाई। उसमें से अगर 100 पौधे भी अपने खत्म हो गए, दीमक की आ गई मान लो, और 100 पौधे भी अपने खत्म हो गए, और एक पौधे पे अपना 100 ग्राम भी अगर दाना था भाई, उसमें 100 ग्राम भी दाना निकलता, तो आप देख लो आप 100 पौधों के कितना दाना हो गया है ना, 10 किलो हो गया। तो अपने 10 किलो गेहूं तो गया, वो वापस थोड़ी आ जाएगा, लेकिन उस 10 किलो गेहूं का अपना आकलन नहीं करेंगे, नहीं देखते भाई हो गया तो हो गया। तो अपने ऐसी ये छोटी छोटी चीजें बताने वाली है, नहीं तो हमारे बताने से आपकी खेती होने वाली नहीं है या रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आप अपने तो किसान तो खेती करेंगे, क्योंकि अपने तो जन्मजात जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही अपने दादा परदादाओं से ज्ञान मिलता आ रहा है, वैसे करते आ रहे हैं, तो उस ज्ञान से तो कर ही रहे हैं। लेकिन उस ये प्रशिक्षण का मकसद ये है कि उसी ज्ञान को अपन को अच्छा अपडेट करना है उसको। भाई अपना जैसे गेहूं घर का गेहूं बीजते हैं तो उसको बताते हैं कि भाई आप अच्छा गेहूं लेके आओ, उस गेहूं को उपचार करके बो, 20 दिन पे पानी देते हैं, है ना। तो कई किसान भाई जैसे पहला पानी तो मैं जहाँ तक मानता हूँ अपने 90% किसान तो 18-20 दिन का गेहूं होता तो ही देते हैं, है ना। पहला पानी का तो सब ध्यान रखते हैं, लेकिन आगे के पानी होते हैं उनमें तो कोई हिसाब नहीं रखते हैं। 35 दिन पे भी दे देते हैं, 50 दिन पे भी देते हैं, 40 दिन पे भी दे देते हैं, है ना। तो अलग अलग देते रहते हैं, तो इसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो उस पर अपना को पानी देना जरूरी है। पहला पानी कब देते हैं अपने? 20-22 दिन पे। तो ये देखो ये अपना दाना तो यहाँ है, ये दाना यहाँ था, तो जब तक अपना दाने से जो अंकुरण होता है, ये दाने में जितनी खुराक रहती है अपनी, जब तक अपना पौधा इस खुराक से चलता है, दाने की खुराक से, बीज की खुराक से। और ये देखो फिर अपना जैसे 18-20 दिन होते हैं, 22 दिन होते हैं, ये जड़ चालू हो गए ना ऊपर, इसको बोलते हैं शीर्ष जड़। अब पूरा ही जो पौधा है अपना जीवन काल जो पूरा करेगा ये इन जड़ों पे करेगा। अब ये जड़ों का गुच्छा बनेगा, आप देखो आगे चल के, और ये जड़ अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये देखो सूखने लग गई है, ये खत्म हो जाएगी अपनी। तो इनको बोलते हैं अपने शीर्ष जड़, और ये अपने 18-20 दिन पे निकलती है। इस वजह से अपने 20 दिन पे पानी देते हैं, और उस 20 दिन पे अपना नमी सूख जाती है, ऊपर की 2-3 आंगल 4 आंगल सूख जाती है ना। और इन जड़ों को निकलते ही अपने को नमी चाहिए, अगर उस टाइम नमी नहीं मिलती है तो फिर इन जड़ों की बढ़वार रुक जाती है। तो पहला पानी का कारण ये है कि अपना इसमें लेट नहीं करें, ज्यादा पहले भी दे देंगे तो भी नुकसान है, क्योंकि उसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा उस पानी का। हाँ, तो पहला पानी अपने ये शीर्ष जड़ों के निकलते टाइम में देते हैं। और इन जड़ों को जैसे नमी के साथ ही खुराक की भी जरूरत पड़ती है, तो पहले पानी के साथ में ही अपने 3-4 किलो बीघा के हिसाब से, अगर जहाँ पे अपने गोबर की खाद कम लगाते हैं तो वहाँ पे अपने ऊपर से यूरिया देते हैं। तो उस टाइम में अपने 3 किलो 4 किलो अपने अच्छा गोबर का खाद दिया हुआ तो वो कम कर सकते हैं यूरिया की मात्रा, और कम अगर गोबर का खाद दिया हुआ तो वो 4 किलो 5 किलो तक अपने एक पानी में दे सकता है। तो उसको भी अपने को पहले पानी में और तीसरे पानी में देना, 2 बार में देना है ना। जैसे 3-3 किलो अपने 2 बार में दे दिया, 4-4 किलो अपने 2 बार में कर दिया। तो उस टाइम अपने इन जड़ों को अगर उस टाइम में अपने यूरिया का छिड़काव कर देंगे और खुराक मिल जाएगी तो अपनी इनकी बढ़वार और अच्छी होगी, इनका गुच्छा और मजबूत होगा। फिर जैसे अब अभी देखो इनमें शाखा ही नहीं निकली ना, फिर अगली जो पानी की अवस्था आएगी अपनी, वो आएगी 40-42। तो अपने किस तरीके से दीमक की समस्या, साथ ही जो गेहूं में काली दंगी वाली बीमारी आती है, जिसमें दंगियों में काला जो पाउडर भर जाता है, उसका किस तरीके से अपन प्रबंधन करें ताकि वो जो या गेहूं के अंदर ये बीमारी नहीं आए। बीज बोने के समय, फसल कटाई के समय क्या क्या इनमें सावधानी रख सकें कि ये बीमारी अपने खेत तक ही नहीं पहुंचे। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि किसान भाइयों को जो गेहूँ या जौ में लगने वाले रोग व कीट उनके बारे में पूरे जानकारी दें। धन्यवाद सर। हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आशीवाल सर, डॉक्टर लाराम सर और किसान भाइयों सभी को नमस्कार।
मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा। यहाँ पे जो अपनी फसलों में जो कीट वगैरह और रोग वगैरह जो आते हैं, आज तो वैसे यहाँ पे गेहूं के बारे में जानकारी देनी है, गेहूं के बारे में क्या क्या रोग वगैरह आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम इसमें थोड़ा शुरुआत से ले लेते हैं कि शुरुआत से अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखें तो हमारे जो कीड़े वगैरह भी और रोग वगैरह भी थोड़े से कंट्रोल में रहेंगे, मतलब कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, जिससे क्या है कि हमें बाद में परेशान कम होना पड़ेगा। तो सबसे शुरुआत में क्या है कि एक तो पहला रहता है बीजोपचार, और दूसरा क्या है कि हमारे जो जमीन है तो जमीन के अंदर किस टाइप की कंडीशन है वो थोड़ा सा हम उसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले बीजोपचार में क्या करते हैं कि हमें यहाँ पर दीमक की समस्या के लिए और तो जैविक पे हमें मतलब ज़्यादातर उपयोग जैविक का करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट सरकार भी यही बोल रही है कि सबसे पहले जैविक पे जाओ, उसके बाद में हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है तब हमें रसायन की तरफ या केमिकल की तरफ जाना है, वरना तो अपना जो घरेलू जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज में लेना है। तो हमें क्या है कि दीमक अच्छी तरह, और दीमक और बहुत सारे रोग भी, सॉइल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, उत्तम बढ़ाने के लिए हम क्या है कि जो नीम का जो खाद वो आता है ना, खली आती है, नीम खली का यूज हम करें तो बहुत सारी बीमारी जो ज़मीन के अंदर रहती है, क्योंकि ज़मीन की बीमारी क्या रहती है, फफूंद क्या रहती है, तो ज़मीन में ही मिलती है। और ये क्या है, अपने एक तरीके से ये भी अपने बीज बनाती है और वो बीज ज़मीन में छोड़ देती है। जैसे इनको पानी मिलता है और इनका टेम्परेचर मतलब तापमान 25 से 30 के बीच जैसे ही जाता है, ये तुरंत एक्टिव हो जाती है और ये उसके अंदर मतलब फफूंद उसके अंदर ज़मीन में बैठना शुरू हो जाती है। फिर हमारे जो बीज रहते हैं वो बीमारी हमारी बीजों में लगती है और बीजों के साथ साथ वो जाकर के आगे चल करके फसलों को भी खराब करती है। तो नीम का जो खाद है, नीम खली आप 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमारा यूज है। उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि कीड़े मकोड़े हमारे कम से कम और हमारे जो फफूंद वगैरह है वो उससे कंट्रोल में रहेगी। और बाद में क्या है कि जैसे ये बीजामृत वगैरह बनाते हैं ना, अब बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि बीजामृत बनाने से शायद ये फफूंद वगैरह कंट्रोल में आएगी, लेकिन फफूंद वगैरह उससे क्या है कि वो कंट्रोल में नहीं आती है। बीजामृत का यूज क्या है कि वो हम शुरू में उसको थोड़ी सी अच्छी सी रसायन जिससे दे दें, जिससे क्या है कि उसमें ग्रोथ अच्छी हो, मतलब उसकी पैदावार थोड़ी सी जो 20-25 दिन की पौध है ना वो अच्छी जाए, उसके लिए बीजामृत का यूज करते हैं। तो बीजामृत आप सब भाइयों को वैसे बताया होगा सर ने पहले कि बीजामृत बनाते कैसे हैं, इतनी जानकारी आपको दी है पहले नहीं? तो बीजामृत का क्या है, देखो इसका क्या है कि ये बीजोपचार किया जाता है और इसको बनाते किससे हैं कि 20 लीटर का एक टैंक लो, 20 लीटर पानी भर दो उसमें, ठीक है, और उसमें क्या है कि 5 लीटर गोमूत्र लेना है और देसी गाय का लेना है, वो भी जर्सी उसका नहीं है, देसी गाय का गोमूत्र 5 लीटर 20 लीटर पानी में डालना है। गोमूत्र और गोबर दोनों के गोमूत्र लेना है 5 लीटर, ठीक है, और 5 किलोग्राम हमें लेना है गोबर, ठीक है, 5 किलोग्राम गोबर लेना है और गोबर को क्या है कि पोटली में बांध लेना है और उसमें हमें एक 50 ग्राम चूना, 50 ग्राम चूना इसलिए लेते हैं जिसमें कोई उसमें बेकार कोई कीड़ा मकोड़ा हो और कुछ हो तो वो उससे खत्म हो जाए और थोड़ी सी रोग वगैरह तो चूना अच्छा काम करता है, क्योंकि वैसे भी देसी बनाना है। और उसके क्या है कि हमें पीपल के पेड़ की मिट्टी या किसी भी पेड़ की मिट्टी मतलब जड़ वाली जो मिट्टी है ना, वो एक मुट्ठी भर मतलब आधा किलो के आसपास वो लेना है। ये सब चीज़ें मिला करके और उसमें 20 लीटर के टैंक में घोल के और 5 किलो जो गोबर है उसको बढ़िया ये है कि पोटली में बांध के और रात भर उसको लटकाए रखो। वो सबसे वैसे कुछ लोग घोल भी देते हैं लेकिन बाद को छानना पड़ेगा, वो एक अलग से दिक्कत रहेगी आपके लिए। तो बेटर है कि आप उसको घोल के करो और उसका क्या है कि दूसरे दिन आप उसको बीजामृत से उसको उपचारित करो। तो उससे क्या रहेगा कि जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो सफिशिएंट मिलेगी उसको बीज को, गेहूं के बीज को, जिससे क्या है कि उसका अंकुरण वगैरह उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। ये रोगों वगैरह के कंट्रोल के लिए नहीं है, ये क्या है कि उसको जैसे बहुत सारे हम माइक्रोन्यूट्रिएंट वगैरह लाते हैं ना, जो क्या है कि बीज के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो बीज में दे दिए जाते हैं, जिससे क्या है कि अच्छी पैदावार होती है, उसके लिए है। दूसरा क्या है कि नीम अमृत है, नीम का बनाने वाला। और तो नीम का क्या देखो दो तरीके हैं, या तो उनको क्या है 10-12 दिन का आपने वही 20 लीटर के टैंक में आप उसको चढ़ा के रखो, एक तो वो तरीका है। और लेकिन आजकल क्या है कोई जल्दबाजी में हमें करना है तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि एक किलो हमें नीम के पत्ते वगैरह वो लेने हैं, उसको ग्राइंड करना है और 1 लीटर पानी के अंदर उसको
पूरी रात को लटका के रखना है। तो उसका जितना भी निचोड़ है वो 1 लीटर पानी में जा करके आ जाएगा। और उसको क्या है कि 10 लीटर पानी में मिक्स कर देना, सीधा सीधा नहीं करना, 10 लीटर पानी में मिक्स करना है। तो ये आपका 1:10 का अनुपात लगभग होना चाहिए। इसको आप चाहो तो स्प्रे के रूप में यूज कर सकते हो, जिससे क्या है कि कीड़े मकोड़े हमारे को दूसरी फसलों पर ना आए। और उसको हम मतलब बीज बोने के बाद जस्ट बो देते हैं, बीज मतलब बो देते हैं, उसके तुरंत बाद हमें स्प्रे करना है तो उसमें भी यूज में कर सकते हैं। और अगर हमें वो बीज को उपचारित करना है तो हम उसको भी लेंगे। तीनों चीज़ों में हम इसको यूज में ले सकते हैं। अब गेहूँ के में क्या है, दीमक की समस्या के लिए, अगर दीमक की समस्या क्या है कि कभी नीम की खली वगैरह से इससे कंट्रोल में नहीं आ रही, तब जा करके हमें मतलब केमिकल रसायन यूज करने हैं। जो सर ने आपको दिया होगा शायद इमिडाक्लोप्रिड एक दिया है ना, इमिडा का जिसको बोलते हैं। हाँ, तो वो इमिडा को हमें 2.5 ml पर किलो केजी के हिसाब से और हमें बीजों में यूज करना है, जबकि हमारी समस्या दीमक की बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए यूज में ये है। और उसके बाद में इसमें जो बीमारी आती है, एक तो ये सबसे बड़ी बीमारी है कि गेहूं की बाली में काला काला सा चूरन सा बनता है, ठीक है। तो वो एक बड़ी समस्या है। लिख लो बीमारी का इसीलिए नाम लिख लो अपना भी, डॉक्टर साहब का नाम लिखो, नंबर भी लिख लो ताकि जब आगे काम आए। ये चीज़ें आप भी बताएंगे, भूल जाएंगे अपने सब चीज़। कंडवा रोग जिसको बोलते हैं, उसमें पहचान ये है कि आप जब बाली बनना शुरू होती है, बाली बन जाती हैं, तो उसके अंदर काले काले से पूरा बाली ही पूरा काला काला हो जाता है और चूरन जैसा बन जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको हमें मैनेजमेंट करना है उसका। तो उसके लिए हमारी एक दवाई आती है टेबुकोनाजोल, अभी जो नई में आ रही है वो। और दूसरी है, पहले वाली है बीटावैक्स करके जो आती थी, बीटावैक्स करके जो आती थी, बीटावैक्स को सभी जानते होंगे यहाँ पे, नहीं जानते। अच्छा, एक बीटावैक्स दवाई आती है, लिख लो बीटावैक्स करके आती है। तो मार्केट में थायरम के नाम से यही ज़्यादा मिलती है, अपने मिलते ही नहीं, कार्बेंडाजिम मिल जाती है। नहीं, ये देखो हर बीमारी के लिए अलग दवाई है। और कार्बेंडाजिम जो है वो पहले आप ये थोड़ा सा दिमाग में रख लो, कार्बेंडाजिम ज़्यादातर है जो पहले 20 दिनों वाली बीमारियां हैं, 25 दिनों वाली बीमारियां, उसमें बहुत अच्छा उसका यूज है। जब उसको हम क्या है, कार्बेंडाजिम को उससे हम बीज को उपचारित करते हैं 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से। मैक्सिमम मात्रा रहती है, इससे ज़्यादा मत रखना, क्योंकि फिर वो क्या है आपके लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो उससे उपचारित करते हैं, तो वो 20-25 दिनों वाली बीमारियां जो होती हैं उनमें तो बहुत अच्छा यूज है। बाद में फिर अलग बीमारियों की अलग अलग फफूंद आती हैं। एक फफूंद से सारी बीमारियां नहीं होती, हर बीमारी की अपनी अलग ही फफूंद है। तो उनको उपचारित करने के लिए फिर दवाइयां भी अलग हो जाती हैं, उनकी मात्रा भी अलग हो जाती है। दवाई का नाम अलग होगा तो उनकी मात्रा भी अलग हो जाएगी। तो ये दिक्कत है, मतलब को बहुत सारे। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारे केमिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं, अगर हमें बाद वाले जितने भी हमें देने हैं तो हमें कम से कम 2 स्प्रे करने हैं। बहुत सारे हमारे किसान भाई सोचते हैं कि हम, जैसे किसी ने बता दिया कि हमें टेबुकोनाजोल से बताया उसको आपको, तो आपने क्या है कि उसको एक स्प्रे में दे दिया कि एक स्प्रे में दे दो, और इसकी मात्रा क्या है कि 0.75 ml पर लीटर के हिसाब से आपको बोलना है। यानी कि एक टंकी में लगभग 7.5 ml के आसपास 10 लीटर की टंकी मान लो आप, तो 7.5 ml आपको लगभग उसको बोलना है, ठीक है। और इसके हमें 2 स्प्रे करना है, 10 से 15 दिन के बीच दूसरा स्प्रे करना है। क्या होता है कि पहला जब हम उस पर छिड़काव करते हैं तो पहले छिड़काव से जो फफूंद होती है वो मरती नहीं है कभी, वो क्या है कि जिंदी रहती है, लेकिन वो दवा का असर होता है, इसलिए उसको क्षमता कमजोर पड़ जाती है। तो वो क्या है, आपको लगता है यार सही होगी बीमारी, तो अब इसमें जरूरी नहीं है कि दूसरा स्प्रे करो। लेकिन अगर आपने दूसरा स्प्रे उसमें नहीं किया तो वो अचानक से 15 दिन के बाद में अचानक से फिर उठी खड़ी होगी और आपकी पूरी फसल को चौपट कर देंगे। हाँ, तो दूसरा वाला जैसे ही आप दूसरा स्प्रे करोगे तो 90% 70 से लेकर 90% तक वो बीमारी की वो जो फफूंद है वही खत्म हो जाएगी। इसलिए जितने भी कीड़े मकोड़े वाले और फफूंद वाले जितने भी रसायन आप यूज में करते हो, कम से कम 2 स्प्रे लो। कितने दिन में करना है, 10 से 15 दिन के बीच में हमें उसका कम से कम गैप रखना है। ऐसे नहीं 2 स्प्रे का यूँ नहीं कि आपने 4 दिन वाली शुरू कर दिया, 10 से 15 दिन के बाद में हमें उसको करना है। तो एक तो ये जो हमारी जो कंडवा रोग की जो बताई है, एक तो बीटावैक्स है, ठीक है। और दूसरा है हमारा नया केमिकल आता है टेबुकोनाजोल, ये भी सस्ता है, महंगा नहीं है, चलिए सस्ता मार्केट में सस्ता ही आ रहा है, आप टेबुकोनाजोल यूज में ले सकते हैं। और एक हमारा जो पीली रोली का, वैसे ज़्यादातर दिक्कत है नहीं यहाँ पे, पीली रोली करके जो आती है ना, पीली रोली वाला समस्या ज़्यादा है नहीं। फिर भी मान लो अगर आए तो उसके लिए हमारी एक दवा है प्रोपिकोनाजोल, आप ले सकते हैं, या फिर
प्लांटाबेक्स करके आती है, नाम से प्लांटाबेक्स आती है। लिखेंगे इसको, लिख लो आप थोड़ा सा। दवाइयाँ क्या है कि फिर कार्बेंडाजिम वगैरह फिर मिलेगी ना आपको, तो दिक्कत रहेगी आपको। तो आप प्लांटाबेक्स लिख लो, पीली रोली। वैसे समस्या नहीं है, यहाँ की समस्या नहीं है, पर फिर भी लिख लो।